मरियम नवाज जो कि अब वहाँ पंजाब सूबे की मुख्यमंत्री हैं, रात में उनके कमरे में, होटल के कमरे में होटल के कमरे हाँ। को तोड़ करके घुसा गया उनके कमरे में और उनको गिरफ्तार किया गया उनके पति के साथ। शहबाज शरीफ इस्लामाबाद का मेयर जो है ना, वो शहबाज शरीफ से ज़्यादा पावरफुल है। नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को अच्छी तरीके से पता है कि उनका सर्वाइवल आसिम मुनीर के सर्वाइवल पे डिपेंड करता है। वहाँ की सरकार कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेगी जिससे आसिम मुनीर को नाराज़गी हो। वहाँ की जो सरकार है वो सरकार अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि आसिम मुनीर के साथ कोई भी मतभेद हो। और बहुत सारे जो क्रिप्टो करेंसीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, जो टोकन्स हैं, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ही खुद क्रिएट किए हैं अपने इस्तेमाल के लिए, अपनी फाइनेंसिंग के लिए। इसी के लिए कहा सकते हैं सीआईए में दो फाड़ है, क्या ये कहा जा सकता है या फिर ये बैलेंसिंग है? वो अलकायदा के खिलाफ भी फंडिंग करते हैं और अलकायदा को भी फंडिंग करते हैं। वो पाकिस्तान के खिलाफ भी बयान देंगे और पाकिस्तान को भी के साथ भी बयान देंगे, उनके फेवर में भी बयान देंगे। इमरान खान की गवर्नमेंट में अमेरिका में पाकिस्तान के राष्ट्रपति, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला, ठीक है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ है कि डोनाल्ड लू ने कहा कि इमरान खान को हटाओ। आपके यहाँ पे जितने साइंटिस्ट मरे हैं इसरो के, आपके यहाँ डिफेंस सेक्टर में जितना डिस्ट्रप्शन क्रिएट हुआ है, आपके स्पेस प्रोग्राम में जितना डिस्ट्रप्शन क्रिएट हुआ है, किसने किया? ठीक है, चुनी हुई सरकार को हटा करके ज़ेलेंस्की को इंस्टॉल किया गया सीआईए की तरफ से। वहाँ पे एमओयू साइन किया आपने, ठीक है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने एग्रीमेंट साइन किया, एमओयू साइन किया कि दोनों जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ठीक है, सिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और ये आपस में एमओयू साइन कर रहे हैं। वो एमओयू क्या था? इंदिरा गांधी करते रहते हैं। उस इंदिरा गांधी की कांग्रेस का पिंडदान तो आपने किया है। ऑपरेशन सिंदूर जो है, आपको हालांकि सरकार कहती है बंदी नहीं हुआ, बट अगर आप प्रैक्टिकल टर्म्स में देखें तो ऑपरेशन सिंदूर आपको फिर से लॉन्च करना पड़ेगा। और आपको कुछ ना कुछ, क्योंकि ये खेल खत्म नहीं हुआ है, ये खेल अभी शुरू हुआ है। द ग्रेट गेम जो है ना, द ग्रेट पावर राइवलरी जो है, वो अब शुरू हो रही है। नमस्कार, पांचजनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारे बदलाव आए हैं। विशेष तौर से अगर हम भारत की दृष्टि से देखें तो एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान से खबरें आती हैं इमरान खान की सेहत को लेकर, उनकी मौत को लेकर, और जब तक ये खबरें साफ होती हैं, इस बीच में आसिम मुनीर जो हैं वहाँ सीडीएफ बन जाते हैं, मतलब चीफ मार्शल ऐसे जो अब ताउम्र रहेंगे वहाँ पर तानाशाह बनकर। वहीं दूसरी तरफ उनकी बहनें जो मिलकर आती हैं बाद में इस खबरों को खारिज करते हुए बताती हैं कि आसिम मुनीर जो हैं एक इस्लामिस्ट हैं, जहनी तौर पे पागल हो चुके हैं। इसी बीच यहाँ पर भारत में रूस और भारत की मुलाकात होती है, पुतिन और मोदी की मुलाकात होती है। इस मुलाकात के जब तक कोई मायने निकाले जाते, वहीं पाकिस्तान ने दे दिया ट्रंप को धोखा। बिलाल नाम के एक व्यक्ति जिसको कहा जा रहा था कि वो पिन पॉइंट था जो कि क्रिप्टो का पूरा जो डील चल रहा था ट्रंप का पाकिस्तान के अंदर, उसे हैंडल कर रहा था, उसे शहबाज सरकार ने निकाल दिया। इन तमाम सिनेरियो के बीच में कई ऐसी चीज़ें भी हैं। भारत के आसपास के देशों में जो अस्थिरता फैली है, उसको लेकर भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जियोपॉलिटिक्स में भारत की स्थिति कैसी रहेगी रूस से मुलाकात के बाद, इस सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं वैभव सिंह, जो जियोपॉलिटिक्स में एक्सपर्ट तो है ही और हमारे साथ हमेशा जुड़ते भी रहे इस पर चर्चा करने के लिए। वैभव, आपका बहुत बहुत स्वागत है और टू द पॉइंट बात करेंगे इन तमाम मुद्दों पर। क्योंकि इमरान खान की बात हमने शुरू की थी, तो दरअसल ये इमरान खान का ये पूरा ड्रामा रचा क्यों गया, जबकि ये बहुत अच्छी तरह से पूरी दुनिया जानती है कि जिंदा इमरान खान पाकिस्तान के ज़्यादा काम का है, तो फिर मरने की खबरें क्यों? और उनकी बहन का आसिम मुनीर को रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट बोलना, जहनी तौर पे पागल बोलना, ये क्या बताता है? देखिए, इमरान खान जिंदा हो या मरा, वो पाकिस्तान में किसी काम का नहीं है। वो जिंदा तो था, सत्ता में भी था ना। अगर आपको याद हो तो अभी 3 साल पहले तक तो वो प्रधानमंत्री भी थे वहाँ पे। तो जब वो खुद प्रधानमंत्री थे तो पाकिस्तान की क्या स्थिति थी? जब उन्होंने सत्ता ली और उसके बाद जो उनकी परफॉर्मेंस थी, अपनी पॉपुलैरिटी के एकदम लोएस्ट पे थे, जबकि अनप्रेसिडेंटेड इतिहास में जितना समर्थन इमरान खान को फौज का या वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आईएसआई का, जितना उनको मिला उतना तो किसी को नहीं मिला। उनकी सरकार उन्होंने बनवाई, उनके बिल्स लोकसभा, वहाँ की जो संसद है, नेशनल असेंबली जिसको कहते हैं, तो वहाँ की नेशनल असेंबलीज में उनके बिल पास करवाते थे। वहाँ के पंजाब सूबे में उनकी हुकूमत उन्होंने बनवाई,
वहाँ पे उनके बिल्स वो पास कराते थे। अपोजिशन लीडर्स को आईएसआई वाले उठा ले जाते थे कि अगर वोट नहीं दोगे तो उठा लेंगे। आईएसआई का एक ऑफिसर अपॉइंट किया गया था नेशनल असेंबली में, उसका काम ये था कि वो ये मॉनिटर करे कि कौन वोट दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। तो इस लेवल पे तो किसी भी वजीर आजम को कभी सपोर्ट नहीं मिला। इवन करंटली शहबाज शरीफ को भी उस लेवल पे तो सपोर्ट नहीं है जिस लेवल पे इमरान खान को मिला था। तो ये है रियलिटी। तो इमरान खान ने इतने सपोर्ट के बाद परफॉर्मेंस क्या थी? महंगाई अपने पीक पे थी, बेरोज़गारी अपने पीक पे थी, अफरा तफरी अपने पीक पे थी, पॉलिटिकल परसिक्यूशन, राजनीतिक विरोधियों को उठाया जा रहा था। मरियम नवाज जो कि अब वहाँ पंजाब सूबे की मुख्यमंत्री हैं, रात में उनके कमरे में, होटल के कमरे को तोड़ करके घुसा गया उनके कमरे में और उनको गिरफ्तार किया गया उनके पति के साथ। और ये सारे के सारे काम तो इन्होंने करवाए ना। पर वैभव अगर देखो ना आप तो आज भी तो वही हालात हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ। तो ये जो कह रहे हैं कि भाई इमरान खान या इमरान खान उनकी बहनें ये कह रही हैं कि आसिम मुनीर जो है, आपने से बात कही कि जिंदा इमरान खान ज्यादा काम करें, वो जिंदा या मरा दोनों ही बेकार है। वो जो मुल्क है वहां से जो भी प्रोड्यूस निकलता है, अगर एक खेत है उस खेत की अगर मिट्टी मर चुकी है या मिट्टी में ही अगर कैंसरस सेल्स पैदा हो चुकी हैं तो उसमें आप जो भी उगाएंगे वो कैंसर के साथ ही पैदा होगा। जो फैंस उनके कुछ ज्यादा है ना, सपोर्टर्स जिस तरह से हैं सोशल मीडिया पे तो है ही हैं, वो तो पहले भी सोशल मीडिया के सपोर्टर के दम पे ही चल रहे थे। लेकिन पंजाब में जिस तरह से नवाज शरीफ के का एक फैन बेस या सपोर्टर्स हैं वहाँ पर, उसी तरह से एक तरह से इमरान खान के भी और विदेशों में भी हैं। इसलिए अगर मार दिया जाए इमरान खान को तो आपको लगता नहीं कि मार्टियर का दर्जा मिल जाएगा? ये एक अलग डिस्कशन है। हाँ। कि क्या वो जिंदा पाकिस्तान फौज जिंदा इमरान खान को अफोर्ड कर सकती है या मरे हुए इमरान खान को अफोर्ड कर सकती है? तो आंसर है कि जिंदा इमरान खान को वो अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, मरे हुए इमरान खान को अफोर्ड करना ऐसा नहीं कि वो कर नहीं पाएंगे, वो उनको भी कर लेंगे। देखिए इमरान खान कितने पॉपुलर हो, जुल्फिकार अली भुट्टो इतने पॉपुलर तो नहीं है। ठीक, जुल्फिकार अली भुट्टो इमरान खान से कहीं ज्यादा पॉपुलर। ठीक है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी पंजाब के बाहर कहीं नहीं है, केपी में भी थोड़ा बहुत है, बाकी इमरान खान इज नो वेयर पॉपुलर। ठीक, तो क्योंकि जो रीजनल लोग हैं, जो सिंधी हैं या जो बलोच हैं या जो पख्तून हैं या जो गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले हैं या जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का अगर आप वो कर ले, जिक्र कर ले, तो यहाँ की आबादी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान आज का मरता कल मर जाए परसों मर जाए, उसको क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, बट पंजाब के अंदर की लड़ाई है ये। वहाँ पूरी सत्ता की लड़ाई पंजाब के अंदर ही है वैसे तो पंजाब के अंदर जो है उनको ये पता है। और पंजाब के अंदर, और आप याद रखिए कि भुट्टो पंजाब में भी उतना ही पॉपुलर था और सिंध में भी उतना ही पॉपुलर था और खैबर पख्तूनख्वा में भी पॉपुलर था। खैबर पख्तूनख्वा में कम था, बट पंजाब और सिंध दोनों में बराबर पॉपुलर था वो। तो अगर उसकी मौत अफोर्ड कर सकते थे तो इसकी मौत अफोर्ड क्यों नहीं कर सकते? तो पाकिस्तान, हाँ, लेकिन ये है कि क्या वो चाहेंगे इस समय कि इस समय इस तरह कोई चीज़ क्रिएट हो? नहीं, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और इमरान खान को 10 साल रखना चाहें, 15 साल रखना चाहें, वो रख लेंगे जेल के अंदर। ठीक है, और 10 साल 15 साल में बहुत सारी जियो पॉलिटिक्स में तो 10-15 घंटे में चीज़ें चेंज होती हैं। बिल्कुल, 10-15 घंटे की आप बात कर रहे हैं, इसलिए मैं इस पे आ रही हूँ कि जब हमारे यहाँ मोदी और पुतिन की मुलाकात और सारी चर्चाएं और कैमरे सारे वहाँ थे, तब वहाँ पर वो हो गया जो शायद ट्रंप ने सोचा ना हो। बिलाल बिन शाकिब, जो कि बताया जाता है कि क्रिप्टो को लेकर एक मेन कड़ी थे पाकिस्तान के अंदर, शहबाज सरकार ने उन्हें बाहर कर दिया है। और ये आसिम मुनीर के, ऐसा बताया जाता है आसिम मुनीर के ख़ास थे और इन्हीं के दम पर, यानी जो चल रहा था क्रिप्टो का नेक्सस, ट्रंप, आसिम मुनीर या पाकिस्तान के साथ ट्रंप का, वो जो है वो पूरा हिल गया है। तो ये इस दौरान एक तरफ भारत में ये चल रहा है और दूसरी तरफ ट्रंप जो कि पाकिस्तान पर भरोसा करके बैठे हुए थे। क्रिप्टो का क्या बिजनेस है वो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, क्या उनका फ़ायदा वहाँ पर हो रहा था। इस खबर को आप कैसे देखते हैं, पाकिस्तान का ट्रंप को लेकर रवैया, विशेष तौर से सरकार का? मैं सेना की बात ही नहीं कर रही, आसिम मुनीर की। वहाँ सरकार की हैसियत क्या है? तो आपको लगता है आसिम मुनीर के कहने पर हुआ? शहबाज शरीफ इस्लामाबाद का मेयर जो है ना, वो शहबाज शरीफ से ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, उसके पास ज़्यादा पावर्स होंगी, वो ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ले सकता है, वो ज़्यादा डिसीजंस ले सकता है इंडिपेंडेंटली। शहबाज शरीफ की वो भी औकात नहीं है, वो इस्लामाबाद के मेयर भी नहीं है। और
ये हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि शहबाज सरकार में और आसिम मुनीर में कुछ दिक्कत चल रही है, नवाज शरीफ कुछ नाराज चल रहे हैं, नवाज शरीफ ये चाहते हैं और ये चाहते हैं। ये सब की सब अफवाहें हैं। नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को अच्छी तरीके से पता है कि उनका सर्वाइवल आसिम मुनीर के सर्वाइवल पे डिपेंड करता है। अगर आसिम मुनीर नहीं रहा तो शहबाज, नवाज और मरियम, इनकी बेटी, ये इनमें से कोई नहीं रहेगा, सब जेल में होंगे, सबको पता है। तो आसिम मुनीर से दुश्मनी, आसिम मुनीर को नाराज करना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं है जो शहबाज शरीफ ये कह दें कि नहीं, ये अगर आसिम मुनीर ने कहा कि भाई ये इस तरह से होना चाहिए, तो वो कह देंगे नहीं सर, इसको ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं। तो ठीक है, आपने कह दिया, ठीक है, हो जाएगा। यही हुकूमत वहाँ चल रही है। ठीक, तो ये सबसे पहले तो हम जब बात करते हैं, स्पेशली कई बार दुख होता है भारत में, कई बार पत्रकार भी इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं, जो जैसे इमरान खान के मरने की ही बात हो गई। तो सोशल मीडिया की खबर उठा करके, जैसे मैंने एक स्टैंड लिया, मुझे बुलाया गया टीवी डिबेट में कि 5 बजे डिबेट है, आप आइए। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा यार, जब वो जो इंसान जिंदा है उसके मरने पे मैं क्या तबसरा करूँगा, मैं क्या आर्ग्यू करूँगा वहाँ बैठ के। तो मैंने कहा कि और जो आप सुनाना चाह रहे हैं, जो लोग सुनना चाह रहे हैं, वो बोलूँगा नहीं मैं कि हाँ वो मर गया है, ऐसे मारा है। बहुत सारे तो ऐसे भी तीरंदाज थे हमारे यहाँ पे जिन्होंने ये बता दिया कि कैसे मारा, कौन सा जहर दे के मारा है, उन्होंने जहर का नाम भी बता दिया। ठीक है। सो हमको जब हम बात करते हैं, जो कि पाँचजन्य आपका एक भरोसे और विश्वास पे चलता है और सत्य पे चलता है, बिल्कुल, तो सत्य ये है कि वहाँ की जो सरकार है वो बिल्कुल आसिम मुनीर के कंट्रोल में है। वहाँ की सरकार कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेगी जिससे आसिम मुनीर को नाराज़गी हो। वहाँ की जो सरकार है वो सरकार अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि आसिम मुनीर के साथ कोई भी मतभेद हो। मनभेद तो बहुत दूर की बात है। ठीक है। और उनको भले ही तकलीफ हो, उनको पसंद ना आए, लेकिन वो करेंगे बिल्कुल वही जो वो कह रहे हैं। आप मुझे बताइए, जब तक इमरान खान की गवर्नमेंट थी, इनमें से कौन बाहर था? ये जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, यही बाहर थे। इनकी जो कैबिनेट है, ठीक है, इनके कितने मंत्री अंदर थे, आप ये बताइए। देश के बाहर थे या जेल के अंदर थे? या तो देश के बाहर थे या जेल के अंदर थे। तो क्या कौन इंसान है जो चाहेगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस, और या मरियम चाहेगी कि मैं सीएम हाउस छोड़ करके, प्रोटोकॉल छोड़ करके, और मैं चलूँ अडियाला जेल में और मच्छ जेल में मैं बैठूं वहां पे जाके? वो कभी नहीं, कोई नहीं चाहेगा। कॉमन सेंस की बात है। तो वो कभी भी इस चीज़ को नहीं करेंगे। और 2030 तक अब उनकी गारंटी हो गई है। आप आयरनी देखिए कि पाकिस्तान के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री 5 साल की सरकार पूरी नहीं कर पाया। 47 से लेके आज तक 5 साल किसी प्रधानमंत्री ने नहीं पूरे किए। आसिम मुनीर और आर्मी चीफ को 5 साल का टेन्योर दिया गया है। आयरनी देखिए आप, एक ऐसा देश जहां पे कोई प्रधानमंत्री 5 साल नहीं पूरे किया, वहां पे आर्मी चीफ का टेन्योर 5 साल का किया गया है। और ये कहते हैं वहाँ डेमोक्रेसी है। ये है डेमोक्रेसी इनकी। वहां पे ये क्या आप जो बता रहे हैं, ये जो बिलाल बिन शाकिब का मामला, ये देखेंगे कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला हो सकता है। हाँ। देखिए क्रिप्टो माइनिंग क्या है ना, क्रिप्टो माइनिंग में जितनी बिजली यूज होती है, ठीक है, उतनी बिजली पाकिस्तान के पास है नहीं। ठीक है। और पाकिस्तान ने जो यूनिट्स लगाए हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट के थ्रू पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो सोलर पावर्ड हो, चाहे थर्मल हो, चाहे जितने भी हैं, वो सारी की सारी, मतलब आप लोगों को इंडिया में रेट महंगे लगते हैं, भारत से 4 गुना महंगे रेट्स पे वहाँ पे बिजली वो चाइनीज कंपनियां दे रही हैं। तो जो लोग लेते भी हैं, तो वो मतलब घर में भी लोग नहीं अफोर्ड करते। पाकिस्तान में सोलर पैनल्स का जो कल्चर है वो इंडिया से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। उसका रीज़न क्या है? बिजली इतनी महंगी है। तो और सोलर पैनल्स भी कौन बेच रहा है? चाइनीज कंपनियां ही बेच रही हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए फिजिबल नहीं है कि इतने हज़ारों मेगावाट बिजली जो है क्रिप्टो माइनिंग के लिए हम लगाएंगे। तो फिर जो आवाम जो है वो क्या करेगी? लोड शेडिंग आज की, आप सोचिए कि मतलब आज की दुनिया में, भारत में तो बहुत सारे लोग भूल चुके होंगे लोड शेडिंग क्या होती है। हम तो बड़े हुए हैं लोड शेडिंग में। जब 18 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी भारत में, और कई बार तो ये होता था कि इस हफ्ते जो है दिन में 4 घंटे आएगी, अगले हफ्ते रात में 4 घंटे आएगी। ठीक, देखा हुआ है ये सब हमने देखा हुआ है। अब की जनरेशन जो जेन जी है उसको याद नहीं है, वो भूल चुकी है। उन्होंने देखा नहीं है। तो अब पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान में वो कल्चर आज तक चल रहा है। इस्लामाबाद शहर में, रावलपिंडी में, कराची में, आप सब सोचिए कि आज की दुनिया में मई जून के महीने में, गर्मियों में लोड शेडिंग होती है। आप इमेजिन कर सकते हैं मुंबई में या दिल्ली शहर में या बेंगलुरु में जितने भी लोग आपके दर्शक हैं
कि 4 घंटे 6 घंटे जो है गर्मियों में इन शहरों में, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में लोड शेडिंग होती है, नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, हंगामा हो जाता है। हंगामा हो जाएगा। हाँ। तो ये क्रिप्टो माइनिंग वहाँ कभी फिजिबल नहीं थी, तो बट आपने वो शुरू किया ट्रम्प को खुश करने के लिए, तो ठीक है। अब इनको समझ में आ रहा है कि भाई ये हो तो पाएगा नहीं, तो अब ये क्या करेंगे। और देखिए क्रिप्टो माइनिंग में ना वहाँ पे पाकिस्तान, देखिए क्रिप्टो बेसिकली सबसे ज़्यादा कौन यूज़ करता है? क्रिप्टो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, क्रिप्टो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है रिश्वत देने लेने के लिए, पैसे जो है एक जगह से दूसरी जगह एनोनिमस तरीके से पहुंचाने के लिए। इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी का ही यूज़ कर रहे हैं। जो टेरर हवाला का फाइनेंसिंग काम होता था अब क्रिप्टो के जरिए अब होने वो लगा है। क्रिप्टो के जरिए हो रहा है। हवाला में फिर भी कोई ट्रेस था, क्रिप्टो क्रिप्टो में का तो कोई कोई नहीं है। ट्रेस है नहीं। और बहुत सारे जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो एग्जिस्ट करती हैं, जो टोकन्स हैं, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ही खुद क्रिएट किए हैं अपने इस्तेमाल के लिए, अपनी फाइनेंसिंग के लिए। जिसमें CISC ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, बहुत सारे कॉइन्स उनके भी हैं। हम CIA पे भी आएंगे अभी। हाँ, सो ये और पाकिस्तानी ISI के में अभी एक केस है डक्की भाई का। वहाँ पे एक बहुत फेमस कैरेक्टर हैं मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो चीफ हैं इस समय वहाँ, मेजर जनरल वाजिद अजीज़, उन्हें काफ़ी खास हैं, उन्होंने उनको भी जेल से निकलवाया है। तो वो क्रिप्टो करेंसी में उन्होंने कुछ 300-400 करोड़ रुपए एक जनरल साहब के उसमें ख़राब हो गए। तो वहाँ पे तो ये चीज़ अब उनको समझ में आ रही है ना कि उनके यहाँ जो जनरल्स हैं, उनके यहाँ जो ऑफिसर्स हैं, वो ईजी पैसा, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में अपना पैसा लगा दे रहे हैं, और जब पैसा डूब जा रहा है तो फिर बवाल हो जा रहा है वहाँ पे। तो क्रिप्टो कल्चर पाकिस्तान जैसे देश अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप इंटेलिजेंस एजेंसी के तौर पे आप उसको भले ही कैसे भी यूज़ कर लीजिए, बट आप उसको मेन स्ट्रीम करेंगे, आवाम के स्तर पे लेके आएंगे, ठीक है, जनता के बीच में आप उसको लेके जाएंगे, तो फिजिबल नहीं है ना अभी तो। अरे वहाँ जहाँ पे आपको आटे के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, वहाँ क्रिप्टो के बारे में क्या जानेंगे। लेकिन एक चीज़ जो आप बोल रहे थे ना कि जैसे शहबाज शरीफ या सरकार वहाँ की आसिम मुनीर की नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकती, क्या आसिम मुनीर ट्रंप की नाराज़गी अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ट्रंप के पास आसिम मुनीर के अलावा ऑप्शन क्या है? भारत का ऑप्शन तो उन्होंने अपने हाथ से खुद डुबोया है, ठीक है, डुबोया इन द सेंस कि भाई भारत के साथ तो वो तो भारत को कोई एक लेसन देना चाह रहे थे कि हम सबक सिखाएंगे भारत को, तो आप भारत को भी सबक सिखाएंगे। चाइना से आप ऑलरेडी ट्रेड वॉर में हैं, आप पाकिस्तान को भी सबक सिखा लेंगे, तो मतलब क्या पूरी दुनिया से लड़ेंगे क्या? तो उनके पास ऑप्शन भी नहीं है आसिम मुनीर। और आसिम मुनीर को बात पता है कि भाई भारत तो आसिम मुनीर, देखिए ट्रंप को भारत का आइडिया नहीं है, लेकिन आसिम मुनीर को ट्रंप का आइडिया है, उसको पता है। और ट्रंप और आसिम मुनीर को भारत का भी आइडिया है, उसको ये बात पता है कि भारत कभी भी ट्रंप की जो ब्लैकमेलिंग है इसमें जाएगा नहीं, कभी अपनी सॉवरेन फॉरेन पॉलिसी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, ये पाकिस्तानियों को पता है। अब ये उसको उनका एडवांटेज कह लीजिए, डिसएडवांटेज कह लीजिए, जैसे बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तान के बारे में हमको पता है, बाकी दुनिया को नहीं पता, या बाकी दुनिया उस तरीके से उन चीज़ों को नहीं समझ सकती। तो आसिम मुनीर को पता है, तो वो उस चीज़ पे खेल रहा है। हाँ। और उसको पता है एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, देखिए 3-3.5 साल काट ले ना ट्रंप के, हाँ। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कह देगा ना कि भाई हमने इनको हटाया है बिकॉज हमको एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं, हम उसमें कोई नया बंदा मोर कॉम्पिटेंट आदमी हम लगाएंगे, तो मोर कॉम्पिटेंट आदमी ढूंढ लेंगे, 5-6 महीने काटेंगे, फिर मोर कॉम्पिटेंट आदमी मिलेगा, फिर पता चलेगा 6 महीने बाद कि ये भी कोई काम का नहीं है, फिर उसको हटाएंगे, फिर उससे भी कोई कॉम्पिटेंट आदमी ले आएंगे। तो उनको पता है अमेरिका को कैसे बनाना है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें वो करते रहे हैं। 75 साल का उनका इतिहास अमेरिका के साथ सीटो सेंटो से लेकर के आज तक का क्या है, वो यही तो है ना। अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे को जैसे है ना वैसे देखते हैं, वैसे समझते हैं। हमको भारतीयों को ना एक बहुत, भारतीयों को भी नहीं कहूँगा मैं, भारत की जो ब्यूरोक्रेसी है या जो भारत की लीडरशिप रही है, उनको हमेशा ये गलतफहमी रही है कि हम एक पर्दा रखते हैं। हम जब पाकिस्तान के साथ डील करते हैं तो हम एक पर्दा रख के डील करते हैं, और वो पर्दा जब अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे के डील करते हैं तो नहीं रखते। दोनों ट्रांजैक्शनल हैं, आप हमको ये देंगे, हम आपको ये देंगे, आप हमको ये देंगे, हम आपको ये देंगे, दोनों ट्रांजैक्शनल हैं, और उसी तरह से ट्रीट करते हैं। हम चले जाते हैं मूल्यों पे, सिद्धांतों पे, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर पे। हम चले जाते हैं कि भाई दुनिया जो है, ये जो धरती है ना, हमारे जैसे पूर्वज कहे गए ना, वीर भोगे वसुंधरा, ज्ञानी भोगे वसुंधरा तो नहीं कहा, ठीक है, कि ज्ञानी भोग करेगा, वीर ही भोग करता है, ज्ञानी कभी भोग नहीं करता। ज्ञानी हमेशा आश्रम में रहता है, 2 गाय पालता है, हवन करता है, ध्यान करता है, पूजन करता है, इससे ज़्यादा आपको कोई वर्णन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वही ज्ञानी वीर हो जाता है और वो बाहर निकलता है
और जो जिस पे उसका अधिकार है उसको लेता है, प्राप्त करता है, और प्राप्त करने के लिए उसको जो भी करना होता है उस रास्ते पे चलता है, उस मार्ग पे चलता है। युद्ध का भी मार्ग हो तो उसको अपनाता है, पीछे नहीं हटता। तो उसको फिर याद किया जाता है, ठीक है। तो कहते हैं भाई ये राजर्षि जो है थे, ठीक है। तो हमको ये चीज़, हम अपने मूल्यों को भूल गए हैं, हम अमेरिकन प्रोपेगेंडे में फंस गए हैं, वेस्टर्न प्रोपेगेंडे में फंस गए हैं, और हमको इसमें फंसाया हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने कि रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर होता है। दुनिया में कब था रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर? आप मुझे बता दीजिए, इतिहास में कब था? जब समाज या संसार मूल्यों पे चलता था। अंग्रेज मूल्यों पे चले कि मुगल मूल्यों पे चले कि उनसे पहले जो शासन करते रहे यहाँ पे, वो मूल्यों पे चले। मूल्यों पे नहीं चलता। आपकी जो शक्ति, आपकी जो ताकत है, ठीक है, और हानि पहुंचाने की जो क्षमता है, ये संसार उस पे चलता है। क्योंकि मूल्यों पे चल रहे होते तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ अभी दोबारा ये हाथ नहीं मिला था जहाँ से ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया था। दूसरी बात जो सबसे हैरानी की यहाँ पर ये रखती है कि एक तरफ तो ट्रंप जो हैं आसिम मुनीर को चाय पे बुला रहे हैं, उनके साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं। वहीं पर जो पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन, वो कह रहे हैं कि ये अमेरिका पाखंड कर रहा है और अमेरिका की नीति पे सवाल उठा रहे हैं। और उसके अलावा CIA के भी एक पूर्व अधिकारी हैं, उनका भी यही कहना है कि भाई पाकिस्तान को तो टेरर स्पॉन्सर्ड स्टेट घोषित कर देना चाहिए अमेरिका को। ये वो हैं CIA और पेंटागन के अधिकारी जो कि वो बात कर रहे हैं जो अमेरिका का राष्ट्रपति जिस लीग पे चल रहा है उसके जस्ट उलट है। क्या ये वाकई में, क्योंकि हमने तो हमेशा से ये देखा है कि फॉरेन पॉलिसी बनती वहाँ पे लागू CIA करती है, और अगर वहाँ से निकलने वाला व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है तो क्या ये सोचा जाए कि वहाँ पर दो तरह के बेसिकली ये कहा सकते हैं CIA में दो फाड़ है, क्या ये कहा जा सकता है, या फिर ये बैलेंसिंग है? देखिए, ये गुड कॉप बैड कॉप की नीति है अमेरिका की, आज की नहीं है। हाँ। जब से वॉर ऑन टेरर शुरू हुई, अमेरिकन इन्वेजन इन अफगानिस्तान, जब अमेरिका अफगानिस्तान में घुसा, तब से लेकर के आज तक आप मुझे बताइए, मुझे तो नहीं याद है कि कोई भी ऐसा महीना निकला हो या ऐसा कोई भी क्वार्टर निकला हो साल का जब अमेरिका में कोई CIA, फॉर्मर CIA ऑफिसर या कोई स्टेट डिपार्टमेंट का आदमी या कोई भी व्यक्ति ये ना बोल रहा हो कि पाकिस्तान हमारे साथ डबल गेम कर रहा है, पाकिस्तान हमारे सब साथ कहते थे। कोलैबोरेट, हाँ। ठीक है। हाँ। उसके बावजूद अमेरिका ने पाला ना पाकिस्तान को 20-22 साल, उनको वहाँ बेस चाहिए था। ठीक है। हाँ। उनको पैसे भी देते रहे, एड भी देते रहे, उनको सब कुछ करते रहे, ठीक है। उनको F-16s भी दिए, उनकी सप्लाईज भी दी, उनको जो भी सपोर्ट चाहिए था पाकिस्तान को देते रहे, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक। हमारे यहाँ लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि देखो CIA वाला ये कह रहा है, ठीक है, अमेरिका में तो देखो ये माहौल बन गया है। अमेरिका माहौल पे नहीं चलता, अमेरिका चलता है वहाँ की जो डीप स्टेट है, वहाँ के जो बड़े बड़े हेज फंड्स हैं, वहाँ का जो CIA में जो लोग रहे हैं, उनके जो स्टेक्स हैं अलग अलग कॉरपोरेशंस में बड़े बड़े, वॉल स्ट्रीट जो है, ठीक है। आपके इस कार्यक्रम में मैंने बताया था काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, जो कि वॉल स्ट्रीट का थिंक टैंक है। डोनाल्ड ट्रंप के अलावा कोई प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है जो उसका मेंबर नहीं रहा हो या उसमें उसने लेक्चर ना दिया हो। तो काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस जो है, ये वहाँ के डीप स्टेट ये डिसाइड करते हैं कि क्या होना है, और वो कभी भी पाकिस्तान को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। वो पाकिस्तान अपनी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की खाता है, वो अब उसको क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। वो जहाँ पे है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, ठीक है, और वो उस चीज़ को लेट गो नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो ये जो है ना, ये गुड कॉप बैड कॉप खेलने वाली बात है। हमारे यहाँ लोग गलतफहमी में पड़ जाते हैं कि नहीं अब अमेरिका जो है ना, मतलब पाकिस्तान को अब अलग हो जाएगा, सबक सिखा देगा, जैसे सोशल मीडिया पे से बातें होती हैं। हमारे बड़े बड़े फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स भी आके कई बार TV पे इस तरह की बातें कर देते हैं। अमेरिका कभी भी पाकिस्तान को जाने नहीं देगा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि इस पूरे रीजन में ऐसा कौन सा देश है जो उसको वो एक्सेस देता हो अमेरिका को जो पाकिस्तान देता है? कोई भी नहीं देता है इस रीजन में, साउथ एशिया में तो ना, कोई कंट्री कोई नहीं नहीं देगी, देती। हाँ। ठीक है। आप जो मर्जी करें, आप वो एयरबेस ले लीजिए, आप उस एयरबेस को अपनी सॉवरेन टेरिटरी बनाना चाहें आप वो बना लीजिए। पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी उसमें नहीं जाएगा, इस बात की भी गारंटी हम दे देते हैं। तो आप सोचिए ना, ये चीज़ें जो आप उनको दी जाती हैं वो कोई नहीं देगा। और आपके ही कार्यक्रम पे हमने डिस्कस किया था कि अभी ईरान का चैप्टर तो क्लोज नहीं हुआ ना, वो तो अभी उनके ठीक लिए। है। हाँ। तो ईरान का चैप्टर कैसे क्लोज होगा?
ईरान के अगेंस्ट जो एक्शन होगा, जो भी मिलिट्री ऑपरेशन होगा, वहाँ पे जो रजीम चेंज होनी है, वो रजीम चेंज में कौन सपोर्ट करेगा? बेस कौन देगा? मैन पावर कौन प्रोवाइड करेगा? ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कौन करेगा? तो ये सारी चीज़ें हैं ना क्वेश्चन में। तो अमेरिका नहीं करेगा वो चीज़। आप इंडिया में ये गुड कॉप बैड कॉप तो 25 साल से आपको पता ही चल रहा है। हाँ, एक दो आदमी गाली देते हैं, दो उसके फेवर में बात करते हैं, ठीक जो है? छोड़ चुके होते हैं, और हालांकि जो दो गाली देते हैं वो आपका ईगो मसाज कर रहे होते हैं, हाँ। ठीक है? वो आपका ईगो मसाज कर रहे होते हैं। तो दुनिया की सारी स्मार्ट एजेंसीज ऐसे ही ऑपरेट करती हैं कि आप देख लीजिए, दुनिया की जितनी भी पावरफुल एजेंसीज रही हैं, दुनिया में जितने भी पावरफुल इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स रहे हैं, वो हमेशा दोनों तरफ से खेलते हैं। वो कभी एक साइड पिक नहीं करते। वो आईसिस के खिलाफ भी फंडिंग करते हैं और आईसिस को भी फंडिंग करते हैं, ठीक है? वो अल शबाब के खिलाफ भी फंडिंग करते हैं और अल शबाब को भी फंडिंग करते हैं। वो अल कायदा के खिलाफ भी फंडिंग करते हैं और अल कायदा को भी फंडिंग करते हैं। वो पाकिस्तान के खिलाफ भी बयान देंगे और पाकिस्तान को भी के साथ भी बयान देंगे, उनके फेवर में भी बयान देंगे। एक यूनिवर्सिटी के हार्वर्ड के प्रोफेसर से उनके फेवर में आर्टिकल लिखवाएंगे और एक से उनके खिलाफ आर्टिकल लिखवाएंगे। तो ये चलता है, ये जो ट्रेड क्राफ्ट है ना, ठीक है? इसीलिए इंटेलिजेंस को क्राफ्ट कहा गया है, प्रोफेशन नहीं कहा गया, इट्स अ क्राफ्ट। तो क्राफ्ट में क्या होता है? क्राफ्ट में आपको बहुत बारीकी होती है, ठीक है? बहुत नज़ाकत होती है। तो क्राफ्ट, आप अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, लेकिन क्या आप अच्छे क्राफ्टमैनशिप आपके अंदर है? क्या आप अच्छे क्राफ्टमैन हैं? ये एक चीज़ है। तो ये जो सारी की सारी जो बातें अमेरिका से उठाई जाती हैं समय समय पे, ये आपके हमारे आंखों में धूल झोंकने के लिए है। और दुर्भाग्य है कि बहुत सारे लोग उन बातों में आ जाते हैं। अमेरिकन डीप स्टेट कभी भी पाकिस्तान को जाने नहीं देगा। ये गुड कॉप बैड कॉप चलता रहेगा और एक दूसरे को मामू बनाते आ रहे हैं 75 साल से, आज भी बना रहे हैं वो, क्रिप्टो पे, इस पे, उस पे। कोई बात नहीं है, जो पैसा दाएं बाएं होना था वो हो गया ना। वो जो जब तक उसका यूटिलिटी थी उस बंदे की, तब तक वो था। जो ट्रम्प फैमिली को जो पैसा देना था, वो उन्होंने क्रिप्टो अथॉरिटी के थ्रू यहाँ से दे दिया है उनको। वो प्रॉफिट में एरिक, डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर और एरिक और ये जितने भी उनके लड़के उस बिजनेस में है, क्योंकि काम तो करने लायक है नहीं, निठल्ले हैं सारे। काम तो उनका बहनों ही करता है सारे ढंग के, जेरेड कुशनर जो है। तो इनको जीने खाने के लिए 400-500 मिलियन डॉलर चाहिए होगा, मिल गया होगा वहाँ क्रिप्टो से, बस हो गया, रोल अप हो गया। ये जो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ज़रूरत है, ऐसे में जिस तरह का ट्रम्प का रवैया भारत के लिए देख रहे हैं, जो टैरिफ वॉर छेड़ रखा है, अमेरिका का रुख भारत के लिए इस समय क्या है? ये तस्वीर साफ नहीं हो पा रही। और ऐसे में अभी जो पुतिन और मोदी की मुलाकात हुई है, जो मिले हैं, उसको अमेरिका कैसे देखेगा? ट्रम्प जिस तरह के बयान दे रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर और एक के बाद एक टैरिफ लगाने वाली बात है, क्या ये भी डीप स्टेट है? क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते कि भारत में टैरिफ वॉर चल रहा है, भारत के आसपास के जितने भी देश हैं वहाँ अस्थिरता है। क्या इसमें CIA का हाथ है? क्या ये डीप स्टेट का काम है? और भारत वाकई में क्या चुनौतियों से जूझ रहा है अभी? नेपाल में क्या रजीम चेंज CIA ने नहीं कराया है? CIA ने कराया है। बांग्लादेश में रजीम चेंज किसने कराया है? CIA ने कराया है। पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में रजीम चेंज किसने कराया? CIA ने कराया। अफगानिस्तान, विक्टोरिया न्यूलैंड जो थी, ठीक है, जो कि जिन्होंने ये यूक्रेन वॉर भी उन्हीं की क्रिएशन है बाय द वे, विक्टोरिया न्यूलैंड की ही। तो विक्टोरिया न्यूलैंड का ही चेला था डोनाल्ड लू, वो जिसने जो पूरे साउथ एशिया में रजीम चेंज ऑपरेशन उसी ने कराए हैं सारे। और पाकिस्तान के तो जो फॉर्मर एम्बेसडर थे अशरफ, उनका पूरा नाम मैं भूल गया हूँ, तो वो जो है वो बाद में फॉरेन सेक्रेटरी बन गए पाकिस्तान के। इमरान खान की गवर्नमेंट में, अमेरिका में पाकिस्तान के राष्ट्रपति, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला, ठीक है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ है कि डोनाल्ड लू ने कहा कि इमरान खान को हटाओ, हाँ, वरना जो है कि सैंक्शंस आर कमिंग, विल टेक एक्शन, इमरान खान को हटाओ। तो उन्होंने साइफर भेजा था और साइफर ऑन रिकॉर्ड होता है, ठीक है। और आप देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप बाजवा ने हटा दिया उसको और आज वो जेल में है। तो आपके पड़ोस में जितने भी रजीम चेंज ऑपरेशंस हैं, वो सारे के सारे जो है वो अमेरिका ने ही किए हैं। और चलिए मूल्यों की बात कर लेते हैं, लोकतंत्र की बात कर लेते हैं, डेमोक्रेसी की बात कर लेते हैं कि शेख हसीना जो है ना, वो डेमोक्रेट सही नहीं थी, वो बहुत रिगिंग करती थी चुनाव में और बहुत ये करती थी। और मान लेता हूँ मैं, ये वेस्ट एशिया में जितनी कंट्रीज हैं उनमें से डेमोक्रेसी कहाँ है?
सऊदी अरब में डेमोक्रेसी है, कतर में है, कुवैत में है, ओमान में है, बहरीन में है, मिस्र में है, जॉर्डन में है। कहाँ है डेमोक्रेसी? और जहाँ ये डेमोक्रेसी, अच्छा सीरिया में जिसको सपोर्ट किया है गुलानी को, वो एक्चुअल नाम उसका गोलानी है लेकिन वो उसको जुलानी बोलते हैं लोग, तो गोलान का रहने वाला है वो। तो अब मुझे बताइए, वो डेमोक्रेट है जिसको लेके आए हैं, उसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनाम अमेरिका ने लगाया था। अलकायदा का आतंकवादी था, ये लीडर था, लेकिन अब वो सूट पहन लिया उसने और CIA को कह दिया आप जो कहोगे हम करेंगे। तो CIA ने इंस्टॉल कर दिया उसको कह दिया कि ठीक है, वो नीचे से 25% टेरिटरी इसराइल लेगा, ऊपर से 25% टेरिटरी तुर्की लेगा, और बाकी 50% जो तुम्हारा बचेगा तुम उस पर रूल करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, कोई रेजिस्टेंस आई उसकी तरफ से। जब तक असद था तब तक तो तुर्की को और इसराइल को हिम्मत नहीं थी ना कि उनकी 25% टेरिटरी नॉर्थ में और साउथ में ले ले। वो तो डिफेंड कर रहा था, इनकी ले ली और ये बहुत रिवॉल्यूशनरी हैं और कुछ नहीं कर पाए, बैठे हुए मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। और वो उनको अमेरिका ने उनको रिकग्नाइज भी करने के लिए कह दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मोहम्मद बिन सलमान के सामने कहा, वीडियो पे रिकॉर्ड है कि थिंग्स आई डू, कि मतलब भाई जो भी सैंक्शंस वगैरह लगे हैं सीरिया के ऊपर वो सैंक्शंस हम हटाएंगे जो है। तो कहता है कि थिंग्स आई डू फॉर यू क्राउन प्रिंस। हाँ, कि मतलब अब बताइए तो वो ये जो नहीं, ना, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि कोई तो मैं लार्जर आर्गुमेंट क्या है कि कोई मूल्य नहीं है विदेश नीति में। इंटेलिजेंस की दुनिया में कोई मूल्य नहीं होते हैं। ये सारा का सारा आपका कोई दोस्त नहीं है। ये मित्र और शत्रु के कॉन्सेप्ट से बाहर निकलिए। आप ही आपके सबसे बड़े मित्र हैं और आप ही आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। ठीक है, क्योंकि विदेश नीति में जो आज आपका शत्रु है कल आपका मित्र हो जाएगा, सो कॉल्ड, और जो आज आपका मित्र है कल आपका शत्रु भी हो सकता है। तो देयर इज नो परमानेंट फ्रेंडशिप और एनिमिटी। ठीक, आप ही आपके इकलौते दोस्त हैं। आपको अपने हितों के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको अपने हितों की रक्षा खुद करनी पड़ेगी, आपको अपने हितों के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूँ चलिए ठीक है अमेरिका ना करता रेजिम चेंज, चाइना कर देता, तो क्या कुछ बेटर हो जाता? रेजिम चेंज तो रेजिम चेंज है भाई। अमेरिका कोई आपका हितैषी तो नहीं है, अमेरिका आपका रिश्तेदार तो नहीं है। आप अमेरिका को एज अ दोस्त देखते रहे हैं, ठीक, वो आपको एज अ कॉम्पिटिशन देखता रहा है, वो आपको एज अ सेकंड चाइना देखता है। आपके यहाँ पे जितने साइंटिस्ट मरे हैं इसरो के, आपके यहाँ डिफेंस सेक्टर में जितना डिस्ट्रप्शन क्रिएट हुआ है, आपके स्पेस प्रोग्राम में जितना डिस्ट्रप्शन क्रिएट हुआ है, किसने किया है? चाइना ने किया है। बिल्कुल, साइंटिस्ट्स की जो मौत हुई है रहस्यमयी, मैंने उनकी कम से कम दर्जनों साइंटिस्ट मारे गए हैं। पांचजन्य ने एक विशेष अंक भी उस पर निकाला था पहले। ये आप जो बात कर रहे हैं ना कि अपने हित के लिए आपको खड़े होना चाहिए, आपको लग रहा है कि भारत इस समय उस स्थिति में है कि वो अपने लिए खड़ा हो सकता है? जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन अभी आए और मुलाकात हुई, लेकिन कोई डिफेंस डील नहीं हुई। ये एक इसलिए बोला जा रहा है कि शायद डिफेंस डील होती तो अमेरिका रिएक्ट करता। भारत अभी किस स्थिति में है, वो भी तब जब आसपास के उसके जो देश हैं वो अस्थिर है। और मैं यहाँ इसको भी जोड़ना चाहूँगी क्योंकि राज्यसभा में आज विपक्ष के नेता जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने एक बात बोली थी कि भारत जो है अपने पड़ोसी देशों से संबंध खराब कर रहा है, चाइना सुधारता जा रहा है नेपाल में और इसमें उसमें। ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि भारत के रिश्ते खराब नहीं हो रहे। भारत क्या वाकई में अपने आप को मजबूत करने में लगा है? भारत इस बात को समझ चुका है कि हमें खुद को ही मजबूत करना पड़ेगा और ये जो डिप्लोमेसी होती है ये फ़ायदे और नुकसान के हिसाब से होती है। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए, इससे पहले कि हम इनके तो मैं बताता हूँ आपको। लेकिन हमें अपनी गलती मान ली चाहिए। जब बांग्लादेश में रेजिम चेंज हुआ तो उस समय हमको रिएक्ट करना चाहिए था। हमने गलती की। हमने प्रेसिडेंट सेट किया कि ठीक है आप हमारे पड़ोस में आइए, जो दिल करे वो रेजिम चेंज कीजिए, जो दिल करे कीजिए, हम रिएक्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने फिर नेपाल में भी किया, ठीक है, पहले पाकिस्तान में किया, फिर बांग्लादेश में किया, फिर नेपाल में किया। तो ये हमने खुद उनको ये दिया है मौका कि आप करिए, हम रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे यूक्रेन में अभी तो नेटो का मेंबर बना नहीं था ना, ठीक है, बस प्रपोजल चल रहा था कि हम बनेंगे और ऐसी सरकार आई, वहाँ पे आई नहीं, लाई गई, ठीक है, चुनी हुई सरकार को हटा करके ज़ेलेंस्की को ज़ेलेंस्की को इंस्टॉल किया गया CIA की तरफ से वहाँ पे।
और सिर्फ इसलिए कि ये जो है आकर के हम नेटो में मेंबरशिप देगा, क्योंकि ज़ेलेंस्की जो पहले जो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, उन्होंने मना कर दिया था कि भाई हम ना नेटो में जाएंगे ना हम रशिया के कैंप में जाएंगे, हम न्यूट्रल है बीच में। तो सिर्फ बात हुई थी कि अब उनको ये था कि अब ये आ गया है तो अब ये जाएगा ही, इतनी सी बात पे उन्होंने अटैक कर दिया, रशिया ने। इन्वेड कर लिया था। हाँ, पूरा अमेरिका को मैसेज दे दिया कि आप आपको जो करना है कीजिए, आपने नेटो बनाया है, आप अपने बेसिस जर्मनी में बनाइए, फ्रांस में बनाइए, आपको जहाँ बनाना है बनाइए, हमारे बॉर्डर पे, हमारे पड़ोस पे आप आके नहीं बैठेंगे, ठीक है? हम अपने बॉर्डर के साथ हम अपने डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होने देंगे। और हुआ क्या, आप देखिए, आज डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तरले डाल रहे हैं पुतिन के, बस एक बार एक पीस डील कर लो। और पुतिन एवरी डे जो है वो टेरिटरी ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं। तो ये हो गई बात। तो अब भविष्य में अमेरिका को या यूरोप को कभी भी दोबारा ये कीड़ा काटेगा कि हम रशियन बॉर्डर पे जा करके कहीं नेटो का बेस बनाए, तो उनको याद आएगा कि ये यूक्रेन भी हुआ था, ठीक है? और कितने hundreds and billions of dollars, ट्रिलियन ऑफ डॉलर में चली गई वो जंग इनकी तरफ से, इतने पैसे हमारे उसमें गए थे। तो हमने वो एग्जाम्पल सेट नहीं किया, पहली बात। दूसरी चीज़ कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जो बात है, मुझे ये सबसे पहले तो मल्लिका खड़गे जी से सिर्फ एक सवाल है कि जब गलवान में युद्ध चल रहा था, भारत की सेना लड़ रही थी चीनियों से और हमारे वीर जवान वीरगति को प्राप्त हो रहे थे, उस समय चाइनीज़ एम्बेसडर के घर पे किस परिवार के लोग, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा के दोनों बच्चे, मतलब पूरा कुनबा, ये पूरा कुनबा गया था। अब भारत में एक नियम है, कानून है कि आप जब भी, अगर आप भारत किसी भी राजनीतिक दल से आते हैं, अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो अगर आप कभी भी किसी भी विदेश के राजदूत से या किसी विदेश के व्यक्ति से, मंत्री से आप मिलते हैं, तो आप मिलिए, कोई रोक नहीं है, प्रोटोकॉल होता है उसका, ठीक है? उसका नियम है कि आप मिलिए, मिलने के बाद आप उसकी ब्रीफिंग देते हैं फॉरेन ऑफिस को जाके कि अब मैं गया था मिलने और मेरी इन विषयों पे ये बात हुई, वो आपकी ईमानदारी पे छोड़ा गया है, ठीक है? कि भाई आप, जाहिर सी बात है, जो आईएसआई को खबर देने गया वो आके थोड़ी ये बताएगा कि हम खबर देने गया था, वो तो बताएगा हम चाहते थे कि भाई वाघा बॉर्डर खुल जाए, करतारपुर कॉरिडोर खुल जाए, वो यही बताएगा। तो लेकिन चूंकि ये जो मानसिकता है राजसत्ता की, राज परिवार होने की, वो खुद को तो राज परिवार से कम नहीं मानता ना परिवार, उन्होंने आज तक उसका स्टेटमेंट नहीं दिया जाके भाई बहन। और इससे पहले वो जो एमओयू साइन किया था उसके लिए जो मैं उसी पे आ रहा था, ठीक है? दूसरा एमओयू साइन किया आपने, ठीक है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, ठीक है? इंडियन नेशनल कांग्रेस और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने एग्रीमेंट साइन किया, एमओयू साइन किया कि दोनों जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ठीक है, सिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और ये आपस में एमओयू साइन कर रहे हैं। वो एमओयू क्या था? इतनी हजारों बार राष्ट्रीय मीडिया पे पूछा गया, हर जगह पूछा गया, आज तक इसके ऊपर उन्होंने जवाब नहीं दिया। आज तक कभी आकर के उन्होंने वो पेपर ट्वीट नहीं किया। ट्विटर पे प्रधानमंत्री से तो बहुत सवाल पूछते हैं राहुल जी, ठीक है? हम पूरा देश मिलकर उनसे एक सवाल पूछ रहा है इतने सालों से कि भाई साहब वो एमओयू की फोटो ट्वीट कर दीजिए, वो उनसे नहीं होता। कोई जवाब नहीं आता, कोई जवाब ही नहीं आता। हाँ। ऐसा लगता है कि जैसे कि मतलब प्राणी नहीं है शरीर में। और इनकी पार्टी की बड़ी बड़ी प्रमुख प्रवक्ताएं हैं, सुप्रिया श्रीनेत जी, जिनका मैं अग्रगण्य जो है सबसे ज़्यादा, ठीक है, वो बता दें कि क्या एग्रीमेंट था, वो भी नहीं बताती। तो देखिए, ये किसी, इनका कोई पोजीशन में ही नहीं है कि ये कोई सवाल कर सकें, खास तौर पे विदेश नीति पे। इंदिरा गांधी करते रहते हैं। उस इंदिरा गांधी की कांग्रेस का पिंडदान तो आपने किया है। अगर मैं उसी इंदिरा गांधी की कांग्रेस की बात करूं तो उसका तो पिंडदान आपने किया है। आपने एनएसी बना करके, ठीक है, एनएसी बना करके आपने कांग्रेस पार्टी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दोनों को अंडरमाइन किया, ठीक है? नेशनल सिक्योरिटी जो वो पीएमओ से ज्यादा पावरफुल थी भाई। वो बिल सरकार कहाँ जाएगा, वो पहले वहां पास होता था, फिर होता था। बिल बनाते ही वही थे, ड्राफ्ट ही वही करते थे। वो जो बिल ड्राफ्ट करके देते थे कैबिनेट को, कैबिनेट उन बिल्स को और उन डॉक्यूमेंट्स को संसद में रखवाती थी और उन पे चर्चा होती थी। वहाँ पे तो कोई प्राइवेट मेंबर्स बिल, ठीक है, कोई रैंडम आदमी अपना ले आया, बाकी तो सच वहाँ पे कुछ था ही नहीं।
एनएसी ही चला रही थी देश, कैबिनेट मिनिस्ट्री, कैबिनेट क्या थी? आप मुझे बताइए, कोई एक सिंगल हेड ऑफ स्टेट आज की डेट में, ये आरएसएस का नाम लेते हैं ना, मतलब पूजनीय सरसंघ चालक जी का को बोलते हैं कि ये जो है तो असली तो वो हैं प्रधानमंत्री, तो दुनिया भर की बातें करते हैं। आज तक मुझे बताइए कि कोई हेड ऑफ स्टेट आया हो पिछले 10-11 साल में प्रधानमंत्री जी के अलावा वो संघ किसी पदाधिकारी से मिला हो? सरसंघ चालक को तो छोड़ ही दीजिए आप, ठीक है। आप मुझे बताइए कि कोई एक भी व्यक्ति है? बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं है। और आप मुझे एक हेड ऑफ स्टेट बताइए 10 साल की यूपीए गवर्नमेंट में जो कोई बड़ा हेड ऑफ स्टेट आया हो, वो मनमोहन सिंह से मिलने से पहले या मिलने के बाद एक बार इन सोनिया गांधी से अकेले ना मिला हो, वो भी तब जब वो किसी संवैधानिक पद पर भी नहीं थी। तो किस कैपेसिटी में मिलती थी? और सबसे मिलती थी, ठीक। और ऐसे ही मिलती जैसे एक प्रधानमंत्री मिलता है, जैसे एक चेयर लगी होती है हेड ऑफ स्टेट की, एक इनकी लगी होती है, और सामने एक लाइन से उनके डेलीगेशन की, उधर एक लाइन से मनमोहन सिंह साथ में पीछे बैठ रहते थे। मनमोहन सिंह पीछे बैठते थे। हाँ। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो पूरा का पूरा ये जो लेक्चर हमको देते हैं ना, संविधान का लेक्चर देते हैं, संवैधानिक पदों का लेक्चर देते हैं, हमको ये बताते हैं कि जो सरकार है वो सरकार कितनी भ्रष्ट है। मुझे नहीं पता कब इस देश में कब 2G घोटाला हुआ, कब कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, घोटाले नहीं होते तो सरकार जाती नहीं है, ठीक है। तो कितने सारे घोटाले किए, तो मुझे तो मैंने आखिरी टाइम नहीं सुना, ठीक है। करप्शन, भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय मुद्दा है, एक इशू है, और भ्रष्टाचार इस देश में कोई आज नहीं आया है, उसको वो मिटते मिटते धीरे धीरे जाएगा, ठीक है। उससे, लेकिन उसका स्केल कितना कम हो गया अब ये देखिए। यानी कि आपको नीयत तो दिखी ना एक सरकार की नीयत है उसको कम करने की भ्रष्टाचार, तो आज आपको घोटाले नहीं दिखते बड़े बड़े, ठीक। तो सरकार की हर चीज से मैं भी एग्री नहीं करता हूँ, करना भी नहीं चाहिए। लोकतंत्र में तो आलोचना की जगह होनी ही चाहिए। हाँ, सरकार बहुत सारी ऐसी चीजें काम करती है जिसमें मैं नहीं एग्री करता हूँ, लेकिन ठीक है भाई, मेरे हिसाब से बहुत सारी चीजें मेरी ऐसी हैं जो मेरे घर वालों को नहीं पसंद आती। तो एक घर में ही जब आप एक दूसरे की सारी चीजें हर किसी को नहीं पसंद आती, तो ये एक्सपेक्ट करना कि सरकार की हर चीज 140 करोड़ लोगों को पसंद है, ये एक फार फेच्ड या फॉल्स असर्शन आप अपने दिमाग में बना सकते हैं, बट ऐसा कभी होगा नहीं, कभी हुआ नहीं है, कभी होगा भी नहीं। तो उतना बेनिफिट ऑफ डाउट मैं गवर्नमेंट को देता हूँ कि ठीक है, हो सकता है मेरे समझने में कहीं कोई कमी हो, या अगर ये गलत भी कर रहे हैं तो ठीक है, गलत कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, आगे जब इनको समझ में आएगा तो सुधारेंगे। और आप देख लीजिए, हमने पिछले 4-5 साल में हमने जितनी बातें कही हैं या जितनी बातें करी, उनमें से कितनी चीज़ें हुई हैं जो हम इनको मना कर रहे थे कि आप ये गलत कर रहे हैं, इसका नतीजा ये निकलेगा, वो हुआ, और फिर कोर्स करेक्शन करके आए उसी चीज़ों पे जो हम कह रहे थे। लेकिन आपको उनको स्पेस देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार, देश ने उनको चुना है, मुझे नहीं चुना है, ठीक है। सही बात। मैं शायद चुनाव में खड़ा हो जाऊं तो मेरे घर के भी सारे वोट ना मिले, ठीक, लेकिन उनको पूरे देश ने अगर सत्ता दी है तो ठीक है, जनता को बताना कि क्या सही है गलत है, ये हमारा दायित्व है कि सरकार ये ठीक कर रही है, ये गलत कर रही है, जनता को बताना। जब निर्णय जनता का है कि जनता क्या करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी चुनाव जीत जाए, सत्ता में आ जाए, और जितनी कमियां सबको दूर कर दे, रोना किस बात का है। आज देश में अलग अलग राज्यों में आपकी सरकारें हैं ना, ठीक है, तो आज जहाँ जहाँ आपकी सरकारें हैं वहाँ पे आप, तेलंगाना में आपकी सरकार है, वहाँ पे आप एक ऐसा मॉडल स्टेट बना के दीजिए इस देश को कि लोग कहें कि यार तेलंगाना मॉडल जो है ना, राहुल जी आके कहें कि जो तेलंगाना मॉडल है हम देश को भी ऐसा बनाएंगे। कोई एक मॉडल तो आप दें देश को। राहुल जी कैसे कहेंगे? राहुल जी तो अभी नाराज है ना, उनको पुतिन से नहीं मिलवाया था, वो नाराज चल रहे हैं, वो किसी से नहीं मिलते हैं। मुझे तो पार्लियामेंट में भी नजर नहीं आए, पता नहीं आए हो तो शायद मुझसे पता नहीं क्यों ना, मुझे ना राहुल जी के, मैं खैर राजनीतिक उसमें मैं बचता हूँ, लेकिन राहुल जी मुझे समय के साथ मैच्योर होने के बजाय ना, मुझे लगता है कि आज से 15 साल पुराना राहुल गांधी ज़्यादा मैच्योर था। मुझे ऐसा लगता है कि नकारात्मकता जब बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है तो सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। और दूसरा, जो लोग हमेशा बोलते हैं कि उनके आसपास के जो लोग हैं, जो उनके सलाहकार बने हुए हैं, वो भी कुछ इसी तरह के। लेकिन हम बात करते हैं वापस अपने जियो पॉलिटिक्स पर आते हैं। भारत की जब मैं बात कर रही थी, जो आसपास के देश हैं, ये तो तय बात है कि देखिए, आप जो CIA की बात कर रहे हैं ना, आज से 100 साल का इतिहास निकाल लीजिए आप अमेरिका का, CIA ने हर जगह तख्ता पलट किया ही किया है। फिर जो आप शीत युद्ध के समय देख लीजिए तो क्योंकि कम्युनिस्ट के 1000 से ज़्यादा रेजिम चेंज ऑपरेशंस किए। हाँ, और हम कोल्ड वॉर के टाइम पे अगर कोई कम्युनिस्ट है तो वहाँ से हटाना है, ये सब चल रहा है। इस बीच में अभी मैं इसलिए आपसे पूछ रही थी कि
भारत एक मजबूत लोकतंत्र है इस समय, और उसके आसपास के देशों में जो कुछ भी चल रहा है, वो जो खबर आई थी जब एससीओ समिट चल रहा था, ढाका में एक सीआईए एजेंट के मारने की खबर को मार दिया गया, ये खबर आई थी। ये जो चल रहा है, क्या ये खतरे की निशान है या इशारे मिल रहे हैं भारत को इस तरह के? क्या सिनेरियो है इस समय जो भारत के आसपास के देशों की स्थिति उसको देखते हुए? देखिए, ये तो कभी भी क्लियर नहीं होगा और कभी भी कोई भी क्लियर करेगा नहीं कि जो व्यक्ति मरा वो सीआईए का हाँ, पर कहा आदमी तो था। जा रहा है। ठीक है, हाँ, वो वो कहा तो जा है रहा कि है, बट इसको वेरीफाई कोई नहीं कर कोई नहीं सकता। करेगा। ठीक है, क्योंकि वो वेरीफाइबल है ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हमेशा कंस्पिरेसी ही बन के रह जाती हैं, चाहे वो सच हो चाहे झूठ हो। दूसरी बात, आपके पड़ोस में आप देखिएगा आने वाले समय में, अगले ज़्यादा नहीं, साल 1.5 साल में देखिएगा, टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। आपके यहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट की जाएगी, बांग्लादेश के थ्रू भी की जाएगी और पाकिस्तान के थ्रू भी की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर जो है, आपको हालांकि सरकार कहती है बंदी नहीं हुआ, बट अगर आप प्रैक्टिकल टर्म्स में देखें तो ऑपरेशन सिंदूर आपको फिर से लॉन्च करना पड़ेगा और आपको कुछ ना कुछ, क्योंकि ये खेल ख़त्म नहीं हुआ है, ये खेल अभी शुरू हुआ है। द ग्रेट गेम जो है ना, द ग्रेट पावर राइवलरी जो है, वो अब शुरू हो रही है, अभी वो ख़त्म नहीं हो रही है। लोगों को लग रहा था कि यार 370 हट गया और ये हो गया वो हो गया, अब तो सब ठीक है, टूरिज़्म भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, अब तो कुछ नहीं होगा। ये गलतफहमी है। मैं हमेशा से, तब से भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि अब ये चीज़, ये गेम शुरू होगा, और जो कि जिस तरह का रेजीम चेंज ऑपरेशंस 2022 से शुरू हुए हैं इस पूरे रीजन में, वो निशानदेही ही उसी तरफ कर रहे हैं कि एक बड़ा पावर स्ट्रगल, एक बड़ा पावर गेम यहाँ पे प्लान किया जा रहा है, और आज से नहीं किया जा रहा है, बहुत लंबे समय से किया जा रहा है, जिसको अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और ये इम्प्लीमेंटेशन जो शुरू हो रहा है, इसमें पूरे देश को और ख़ास तौर पे हमारी सरकार को ना बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, बहुत सारा जो इन्फ्लक्स जो है कराया जाएगा आपके यहाँ। तब मतलब जमात इस्लामी वालों को अगर पाकिस्तान में तरबेला में बुला के अगर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है आतंकवाद की, तो क्यों दी जा रही है? म्यांमार में जो सबसे बड़ी आतंकवादी संगठन है अराकान साल्वेशन आर्मी, जिसका जो जिन्होंने रोहिंग्या मुसलमान जो हैं, उनकी जो उनका जो जिहादी संगठन है, जिन्होंने बुद्धिस्ट भिक्षुओं को मारा था और फिर भागना इसी वजह से पड़ा था। और सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है म्यांमार का। तो उसका जो लीडर है अताउल्ला जुनूनी, वो कहाँ का रहने वाला है? वो पैदा कहाँ हुआ है? वो रोहिंग्या, लेकिन वो पैदा कहाँ हुआ? वो कराची में पैदा हुआ है, पला बड़ा का है, कराची में पला बड़ा है। ठीक है, तो म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल में चलिए ठीक है, नेपाल वाली समस्या तो आपका थोड़ा, क्योंकि नेपाल के साथ संबंध बहुत दूसरे टाइप का है और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत दूसरे टाइप का है। जितनी नफरत एक बंगाली मुसलमान में आपके लिए है, उतनी नेपाल में तो आपके लिए नहीं है ना किसी की। ठीक है, नेपाल में ठीक है, कोई एक दो छोटा कोई पॉलिटिकल ग्रुप होगा वामपंथी विचारधारा का, जो शायद आपको ना पसंद करता हो, बट बाई एंड लार्ज मेजॉरिटी पॉपुलेशन आपसे बहुत प्रेम करती है, कि जो रोटी बेटी का रिश्ता जो कहते हैं। डिस्टर्बेंस तो किया गया ना वहाँ पर भी। हाँ, तो बट मैं ये कह रहा हूँ कि वो फ्रंट भी खोला जाएगा ना, क्योंकि वो बहुत पोरस बॉर्डर है। ठीक है, और इधर पाकिस्तान, इंडिया में ये हमेशा कहा जाता है कि बहुत सारे सीनियर लोग भी ये कहते हैं कि जी हमारा जो मैकेनिज्म है नेपाल बॉर्डर पे वो बहुत स्ट्रांग है और कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। देखिए, जब एजेंसियां जब पर मारने पे आती हैं तो आपने तो फेंसिंग की हुई है ना, एलओसी पे प्रॉपर फेंसिंग की है, उसके बाद भी आ जाते हैं ना, जब आना चाहते हैं, जब भेजना चाहते हैं। कि नेपाल में जो हुआ उसमें भी तो आईएसआई के लोग शामिल थे वहाँ पर। एग्जैक्टली, ठीक है, तो क्यों शामिल रहेंगे वो इसीलिए हमेशा शामिल रहेंगे क्योंकि सीआईए का जो भी ऑपरेशन होगा साउथ एशिया में, उसमें हमेशा उनको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे ग्राउंड पे, और उनको वो सपोर्ट आप कभी देंगे नहीं, क्योंकि ये इंटरेस्ट में है। आपने अब 1971 में अगर आपने ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बनाया, तो वो उस समय आपकी आवश्यकता थी। क्या आवश्यकता थी? ऐसा नहीं था कि बांग्लादेश में काम नहीं हो रहा था, बांग्लादेश में जो है 1947 से ही गोलियां मारनी शुरू कर दी गई थी, ऐसा नहीं था। आपने उसको गारंटी इसलिए किया कि बांग्लादेश टूटे, क्योंकि जब आपको पता था कि जब तक ईस्ट पाकिस्तान है, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी देशों का अलग अलग राज्यों का विलय हुआ भारत में, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, जितने भी हैं, ये ना हो पाते। क्यों?
क्योंकि उनको आर्म्स का और एम्यूनिशन का और फाइनेंशियल सपोर्ट हमेशा जो है ईस्ट पाकिस्तान में बैठ के आईएसआई उनको देता रहता और उनमें से कोई इंसर्जेंसी आज तक ख़त्म ना होती, आज तक नॉर्थ ईस्ट जल रहा होता और इतनी लंबी वॉर इंसर्जेंसी आप नहीं लड़ सकते थे वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके हित में था कि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बने और आपने बनाया, आपने अपनी अगले 50 साल के लिए अपनी नेशनल सिक्योरिटी आपने उस रीजन में गारंटी कर ली, ठीक है। CIA ने आकर के आपका वो जो अरेंजमेंट था उसको ब्रेक कर दिया, ठीक। आप देखिए उन्होंने ब्रेक किया और मणिपुर में जो हिंसा जो साल भर तक से ज़्यादा चली और टारगेट करके जो हिंदुओं को वहाँ टारगेट किया गया, मारा गया, ठीक है। आप इस तरह से देखिएगा कि धीरे धीरे वो अब उस चीज़ को दोबारा रिवाइव करेंगे कि पाकिस्तान के जितने भी मौलवी थे जो पहले नहीं जा सकते थे वहाँ पे बांग्लादेश, कोई नहीं, अलाउड ही नहीं था पाकिस्तानी मौलवी वहाँ पे। क्या मौलाना तारिक जमील, क्या ताहिर अशरफी और क्या फलान, सारे के सारे पहुँचे हुए हैं वहाँ पे और 1-1 लाख का 1.5 लाख का मजमा हो रहा है उनका और बैठ करके वो वहाँ पे तकरीरें कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं। तो अब ये जितने मौलवी हैं कि किसके एजेंट हैं? ISI के एजेंट हैं। और ISI किसके लिए कर रहा है? CIA के लिए। एक चीज़ आप मुझे बताइए, आज अगर मैं आखिर में आपसे यही समझना चाहूँगी कि एक अस्थिर भारत किस तरह से और किस देश के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और ये जो पूरा आप बता रहे हो सिनारियो हमारे आसपास जो चल रहा है उसके पीछे क्या फाइनल कंक्लूजन क्या है, क्या चाहते हैं और भारत को क्या करना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है तृप्ति जी की एक टर्म होता है ना, ज़ियाउल हक बोलता था, तो वाटर मस्ट बॉयल एट द राइट टेम्परेचर, ठीक है। तो पानी को उतना वो गर्म करेंगे जितना उनको ज़रूरत है, बेसिकली आपकी आर्म ट्विस्टिंग करेंगे। अच्छा आप हमसे ये नहीं खरीदेंगे, तेल लगाओ एक वहाँ पे दिखाओ इनको। अच्छा आप ये भी नहीं करेंगे, अच्छा आप रूस से तेल नहीं बंद करेंगे। तो जितना बड़ा बार्गेन आपसे करना होगा उतना बड़ा डिस्टर्बेंस आपके यहाँ वो क्रिएट करेंगे, कंट्रोल्ड करेंगे। एजेंसीज हमेशा या जो नेशन स्टेट्स होते हैं, जो बड़ी जो वर्ल्ड पावर्स होती हैं, हमेशा कंट्रोल्ड केओस चाहती हैं। कंट्रोल किसका? उनका, हाँ, ठीक है कि इतना केओस क्रिएट करो जितना हमारे हित में हो। वो ये अगर पूरे देश में ही अगर तो उनको फायदा कैसे मिलेगा फिर तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी तो चाहिए ना, एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो तो नहीं होगा, तो हमेशा कंट्रोल केओस करेंगे, सैबोटाज करेंगे आपकी अलग अलग इनिशिएटिव्स को, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, बैठ के कह देंगे कि 7 जहाज गिर रहे थे, ठीक है। प्रोपेगेंडा झूठ है, सफेद झूठ है। CIA के पास टेक्नोलॉजी है, पेंटागन के पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है। पेंटागन से पास जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, CIA के पास उतना तो किसी के पास नहीं है। डेटा रिलीज कर देना। डोनाल्ड ट्रंप को पूरा भारत मिलके 140 करोड़ आदमी मिलके कह रहा है झूठ बोल रहा है। मतलब अगर 25 आदमी मिलकर कह रहे झूठ बोल रहा है तो मैं अपनी ईगो पे ले लूँ, तो मैं तो सबूत लगा दिखाने ले लूँगा, मैं तो कैसे झूठा कह दिया आपने, ठीक है। 140 करोड़ लोग तुमको झूठा कह रहे हैं, पर वो लगातार kept ट्रेंडिंग अबाउट इट। तो वही है, वो एक टेक्निक होती है कि जो गोबल्स था ना, पॉल जोसेफ गोबल्स, जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था हिटलर का, तो वो कहता था ना कि एक झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे। ये कोट है उसका, हाँ मैंने पढ़ा है ये गोबल्स का थ्योरी थी, उसका फॉर्मूला था। तो ये वही चीज़ है, बोलते रहो। लोग कहेंगे स्टार्टिंग में पागल है, यार नहीं झूठ बोला, फिर बोला यार हो सकता है, क्या पता सच ही कह रहा है, अरे इतनी कंसिस्टेंटली बोल रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा। आपको सेल्फ डाउट में डाल देंगी ये चीज़ें। तो ये टेक्निक होती है, ये टेक्निक वो लगा रहे हैं। सो आई मीन खैर वो तो मैं तो कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ ना, सबूत दे देना साथ के। और होते तो जैसा ट्रम्प आदमी है जो नेटो चीफ की अपनी कॉन्वर्सेशन का स्क्रीनशॉट, सिग्नल का स्क्रीनशॉट ट्वीट कर सकता है। हाँ, वो इसके सबूत भी तो दे सबूत देने के लिए सिर्फ कि देखो मेरे सामने कैसे गिड़गिड़ाते हैं ये, ठीक है। तो सबूत देने के लिए अब तक तो उसने करा दिया होता, नहीं करा रहा, क्योंकि वो वास्तविकता से बहुत दूर है। बिल्कुल, हाँ। तो वो कंट्रोल्ड कियोस आपके यहाँ चाहेंगे, और उनका एजेंडा यही है कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी, आप अपनी जो डिफेंस परचेज है, आपका जो डोमेस्टिक मार्केट है, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है,
मतलब जहाँ से उनको पैसा मिल सकता है, जहाँ से वो और पैसा कमा सकते हैं, भले आपके लोग खाए बिना मर जाए। आप मुझे बताइए, कहते हैं जीएमओ फूड लीजिए। हाँ, क्यों ले अब भाई? भाई भारत एक हाँ, एक एग्रेरियन देश है। हमारे यहाँ पे एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी, 70% आबादी हाँ, हमारी कृषि से जुड़ी हुई है। हम क्यों तुम्हारा चावल खरीदेंगे? हम क्यों? अच्छा, तुम कहते हो जीएमओ फूड लो। अरे, हमारे यहाँ नॉन जीएमओ नहीं है क्या? जब ठीक है है, हमारे पास तो पर्याप्त है। हमारे पास खुद का पैदा किया हुआ, हमारी अपनी खुद की हम्म, जो स्पाइसेस हैं या जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं, हमारे डोमेस्टिक उनके ये वैरायटीज़ हैं और हमारी लोकल वैरायटीज़ हैं, हमारी उनका न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है, तो हम तुम्हारा जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्यों खरीदेंगे भाई? सही बात है। और इस पे ही जो बेसिकली ट्रम्प का जो गुस्सा शुरू हुआ था वो यहीं से पहले शुरू हुआ था, जीएमओ से। चलते चलते ये बता दीजिए आप, क्योंकि वेस्ट का कंट्रोल हम देख रहे हैं, अमेरिका का चल रहा है, क्या एक मजबूत साउथ एशिया के लिए बेहतर तस्वीर क्या होगी? अब वो फिजिबल है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन क्या हो सकती है? देखिए, भविष्य तो दक्षिण एशिया में चीन और भारत का ही है। भविष्य, ये जितने भी प्लेयर्स आपको आगे दिख रहे हैं, हम्म, अब ये यहाँ से इनकी यात्रा अब पीछे की तरफ जाएगी। ठीक है, और चीन और भारत की यात्रा यहाँ से आगे की तरफ ही जानी है। चीन और भारत, मैं तो नहीं कहूँगा कि इनकी दोस्ती हो जाएगी, लेकिन अगर एक मिनिमम वर्किंग रिलेशनशिप अगर इन्होंने बिल्ड कर लिया आपस में कि ठीक है, ये इशू है, एक इशू है, इस इशू को हम तुरंत नहीं सॉल्व कर सकते, तो लेट अस जस्ट एग्री कि हम इस अगले 25 साल तक कम से कम इस इशू पे हम बात नहीं करेंगे, नहीं हाँ, कोई लड़े, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हाँ, करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट नहीं हाँ, करेंगे। इस तरह का अगर कोई एग्रीमेंट 25 साल का, 50 साल का, और देश राष्ट्रों के मतलब इतिहास में 25-50 साल कुछ नहीं कुछ होते भी हैं, नहीं होते इट्स हैं। जस्ट लाइक अ ब्लिंक ऑफ आई। ठीक है, तो अगर उस तरह का भी अगर कोई मिनिमम वर्किंग अरेंजमेंट हो गया, जो कि हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे आप देख लीजिए ना कि एलएसी के ऊपर लगभग 40 साल तक तो एक भी गोली नहीं चली, एकदम शांति थी। ठीक, तो एक वर्किंग रिलेशन आपका उस समय बन गया था, दोबारा भी बन सकता है। तो अगर वो बन जाता है तो फिर भारत और चीन दोनों एक ऐसे पोजीशन पे खड़े होंगे जहां दोनों ही एक दूसरे के साथ लड़ाई अफोर्ड नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक। और आर्थिक रूप से भारत और हाँ, चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होंगी। ठीक है, क्योंकि भारत दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका होगा 2040 तक। ठीक, तो आई मीन ये इनएविटेबल है, ये होना है। बस हमारी जो कमी है वो यही रह गई है कि हम दो चीज़ों में हम बहुत पीछे हैं। एक तो हम नैरेटिव में बहुत पीछे हैं, क्योंकि सरकार कोई भी इंस्टीट्यूशन बनाने को राज़ी नहीं है, क्योंकि सरकार क्योंकि एक राजनीतिक दल को खुद का आईटी सेल चाहिए होता है, देश का आईटी सेल नहीं चाहिए। उनको हमेशा ये डर रहता है कि कहीं अगर देश का आईटी सेल बना तो कहीं कल को वो हमारे खिलाफ अगर हो गया तो क्या होगा। एक डर बना रहता है, वो डर हटाना पड़ेगा ना, फर्जी लेकिन डर है। आपको, वो बाबू दिलाते हैं इनको, यही ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, और दूसरा हमें जो है कि ये जो हमने बहुत सारे जो मिसकंसेप्शंस अपने दिमाग में क्रिएट कर रखे हैं ना, कि चूंकि हमने इनसे इतना ट्रेड कर लिया तो ये हमारे दोस्त हो गए, या हमने इनके लिए ये कर दिया तो हमारे दोस्त हो गए, हमने इनके लिए 50,000 1 लाख लोग जुटा दिए तो ये हमारे दोस्त हो गए। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो नेशन स्टेट्स हैं और जो डीप स्टेट है ख़ास तौर पे, वो बहुत ही क्रूअल है, बहुत ही क्रूड है, बहुत ही श्रूड है, और उसका कोई उसके अंदर कोई नैतिकता या मौलिकता नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक पॉलिसी। हाँ, नहीं, और वो किसी भी हद तक जाते हैं। वो जेनोसाइड को भी ऑर्केस्ट्रेट कर लेंगे, वो गृह युद्ध जस्टिफाई भी कर देंगे, हाँ, जरूरत पड़ने पर। वो गृह युद्ध भी करा देंगे। आप मुझे बताइए, लीबिया में गद्दाफी के जाने आज तक गृह युद्ध चल रहा है, आज तक। उस लीबिया में जहाँ पे इंसान, वो वहाँ से जितना ऑयल एंड गैस निकलता था उसका एक शेयर गद्दाफी हर एक नागरिक को देता था अपने। ठीक है, वहाँ पे एजुकेशन थ्रू आउट लाइफ फ्री थी, हेल्थ केयर थ्रू आउट लाइफ फ्री था। अगर कोई ऐसी बीमारी हो जिसका इलाज लीबिया में नहीं हो सकता, ठीक है, अगर उसका इलाज सिर्फ अमेरिका हो सकता है, तो आप अमेरिका जाते थे, आपके जाने का वहाँ इलाज पूरा का खर्चा देता था, पूरा खर्चा लीबिया की सरकार वहन करती थी। ठीक है, आपकी शादी हुई तो आपको खाली सरकार को सूचित करना है कि हमारी शादी हो गई। जैसे आपकी शादी हुई, सरकार आपको एक घर, और घर में, और सिर्फ घर नहीं, घर के अंदर एक गृहस्थी का पूरा सामान के साथ आपको पूरा घर देती थी।
उस लीबिया में आज की डेट में क्या हालत है? आप लीबिया, सीरिया, जितने उस समय आप देखो ना गृह युद्ध किए गए हैं, वो अपने आप में एक ऐसा विषय, उस पर हम एक दिन बैठ के चर्चा करेंगे। हाँ। और उन देशों की आज क्या हालत है, जिस आधार पर वहां पर गृह युद्ध छिड़वाए गए थे, वो कितनी बुरी हालत में। सीरिया का तो आप हाल देख ही रहे हैं, वो तो वॉर जोन बन चुका है सबका। लीबिया का आप बता ही चुके हैं, तो ये एक अलग विषय। लेकिन कुल मिला के मैं आपके हाँ। देखने वालों से कहूंगा एक बार सीरिया जाएंगे जरूर। हम्म, सीरिया पूरे वेस्ट एशिया में हम्म, सीरिया सा देश नहीं है। वहाँ का खाना, वहाँ के लोग, वहाँ का वो लोग, अब चूंकि अब वो लोग ना अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। उन्होंने धर्म बदला लेकिन अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी। एग्जैक्टली। ठीक ईरान है? के साथ भी यही रहा, संस्कृति से जुड़ा रहा वो। तो ईरान में जो रेजिस्टेंस आ रही है वो क्यों आ हम्म, रही है? ईरान में रेजिस्टेंस इसीलिए आ रही है ना, ईरान में रेजिस्टेंस इसीलिए आई क्योंकि ईरान ये चाहता था कि जो ईरान के जो लोग हैं वो चाहते हैं अपने कल्चर से जुड़ना। अब ये खमनई जैसे जो लोग हैं, खमनई कोई तुर्की थोड़ी है, ठीक, मतलब कोई ईरानियन थोड़ी है, ये तो तुर्की है। इससे पहले जो खमनई था वो इंडियन था, हाँ, यहाँ उत्तर प्रदेश से गया हुआ था। हाँ। तो वो इम्पोज करते हैं उनके ऊपर। जो रेजिस्टेंस आती है हिजाब के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर, वो उसी वजह से विरोध आता है वहाँ पे। सीरिया में भी आप देखिए, जो एक लिबरल सेक्युलर किस्म की गवर्नमेंट थी असद की, ठीक है, और जो वहाँ के जो मेजॉरिटी आबादी थी जो उस मानसिकता की थी, लिबरल सेक्युलर मानसिकता की, आप देखिए उसके साथ क्या किया इन्होंने। उसके ऊपर किसको मिला के बिठाया? अलकायदा को। ठीक है, तो अब वो अगले 20-25 साल में सीरिया के भी जब आने वाली पीढ़ियों को अपनी जैसा बना देंगे, खत्म हो गया। सही। तो कुल मिला के ये है कि भारत की स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन वैभव, आपने ये उम्मीद तो जताई है कि आने वाले समय में भारत और चाइना जो है एक महाशक्ति के तौर पे उभरेंगे और इसको कोई रोक नहीं सकता। फिलहाल तो हमें संकेत भी यही मिल रहा है, लेकिन जो आसपास अशांति चल रही है या जो भी गेम चल रहा है उसको लेकर भारत को चौकन्ना रहना पड़ेगा। और भारत ने अपना स्टैंड रखना अब सीख लिया है। स्टैंड के साथ साथ आत्मनिर्भर होने की जो बात की जाती है वो इसीलिए की जाती है ताकि कल को हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, जैसे पाकिस्तान की हालत होती है। अगर हम मजबूत रहेंगे तो हमारे साथ लोग व्यापार करेंगे, लेकिन हमारी शर्तों पर। और पूरी दुनिया का जो जियो पॉलिटिक्स है वो व्यापार पे ही चल रहा है। आज के पूरे इस चर्चा से यही सार निकल के आया। आपने वैभव बातचीत की समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।